वारिस पठान जी, राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने। राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया। राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है। मथुरा और ज्ञानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गठबंधन को। उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीएमके ने, वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है। अब चीन से आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं, लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते, आप चीन का रॉकेट लगाते हैं। आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता है। आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ डीएमके जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है। मैं पूछना चाहती हूं, कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आधारित है? देखिए नविका जी, जिस तरह 25 मिनट से आपने ए टीम को और उनकी बी टीम को बोलने की इजाजत दी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे भी आप इसी तरह की इजाजत देंगे अपनी बात रखने की। अल्पसंख्यकों को तो वैसे भी अधिकार मारा जा रहा है, हमारा मुसलमानों का, कम से कम आज अपने मंच पे तुमको इजाजत वाले बचा रहे हैं। अभी देखिए किस तरह से बात चल रही है, ए टीम है, बी टीम है। चुनाव के पहले कितने बड़े बड़े वादे किए, अपने धर्म की बात की, और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए। आपको याद होगा ना पिछली मर्तबा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था नविका जी, हम लोग भी चुनाव यहाँ पे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे। 83% मुसलमानों ने ये इनको भर भर के वोट दिया। ये आके बोलते थे आपने अगर एमआईएम को वोट दे दिया तो मोदी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, ये बी टीम में आप इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। दिया इनको वोट, क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डाल के बैठ गए। हमको बी टीम बोलने वाले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो गए किस तरह की टीम कौन है। क्रॉस वोटिंग ये, और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला ही हो गया है। महाराष्ट्र में तो जो 48 साल से कांग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। वहां पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांधी को मिलना है तो 10 किलो वजन कम करके आओ। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अब देखिए हमारे लिए किस तरह की समस्या है नविका जी। हमारे लिए एक तरफ तो ये तो खुले दुश्मन है, सबको पता है कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने ओढ़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है। एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तीसरी की तरफ भी नजर है, 30,000 मस्जिदों पे इनकी नजर है। ये तो खुला दिख रहा है। तो आप किस तरह से बात करोगे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है? और सुधांशु जी राज्यसभा के मेंबर है, संविधान की शपथ लेके बने। एक भी पॉइंट सुधांशु जी ने यह कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। ये धर्म की राजनीति आपको करना है सुधांशु जी, 2 से लेकर आप तक यहां तक तो पहुंच गए आप। अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं। सिर्फ मंदिर आप करने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गारंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई। 15 लाख आना था, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उसके बदले में तो हजारों युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। रास्ते पे आज युवा उतर गया है, रोजगार मांग रहा है। पर्चे तो ऐसा एग्जाम कर रहे हो कि पर्चे के पर्चे बदले जा रहे हैं। हर रीत से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। क्या करने वाले आप चलिए बताइए। मोदी जी, आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है, हम तो बोलते क्या करते बुरा लगता है। एक सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग एमएलए वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे तो हम सबको खत्म कर डालेंगे। तब सुधांशु जी एक भी ट्वीट क्यों नहीं करते आप? आपका ना ट्वीट आता है ना आपका कोई, पुलिस भी एक्शन नहीं लेती।
पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते, पुलिस कर्मियों की वाइफें खड़ी हो गई है और वो कंप्लेंट डाल रही है बीजेपी के नेताओं के ऊपर। इस दिशा में तो आप देश को लेकर आ गए। अब बात आपने करी, नहीं, आसाम के ऊपर भी बात करेंगे। सवाल आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आ गए। 90 साल से कानून चल रहा है, रात के अंधेरे में 12 बजे क्या लाने की जरूरत थी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट? आपको पता है ना कि मुस्लिम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम में होता है निकाह, तो बच्चियों की शादी करेंगे। 18 आपको पता है 18 बरस से 18 बरस से कम लड़कियों की हिंदू शादी भाइयों में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिंदू में हुई है। 18 साल से आंकड़ा देख लीजिए, 18 IPA साल से कम आंकड़ा उम्र देख की लीजिए, आप किसकी लड़कियों शादी हुई है, की शादी आपको पता होनी चल चाहिए। जाएगा। नहीं, जनता क्या सोचती है? 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है। वो सब आंकड़ा लीगल है सब और आप आपका देख लीजिए। लीगल था, ये मैं नहीं बोलता। इलीगल और लीगल की लड़ाई नहीं, है। नहीं, बात क्या है, अब आप हमारा कैसा करेंगे? स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे वहां पर? आपको ट्रिपल तलाक से, आपको ट्रिपल तलाक आप भी की महिला है, इजाजत सुनिए। चाहिए? ट्रिपल तलाक नविका होना जी, चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो हो गया ना, अभी खत्म हो गया किस्सा नबी का, जिसमें तो औरतों को जाके पूछिए, onus lies on them to prove that they were given triple तलाक। आज आपने परेशान कर दिया। अब महर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो है नहीं। तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसलमान औरतें मेरी बहन है, आप उस बहन का तो आप अधिकार छीन रहे हो, बहन की प्रॉपर्टी के अंदर आप अधिकार छीन रहे हो। वो बहन अगर हिजाब पहन के जाना जाती है पढ़ना, तो आप मोदी जी नहीं जाने देते। वो बहन बिल्किस बानो, उसके बलात्कारी को आप छोड़ देते हो, और आप यहाँ पे बात करते हो नारी सम्मान की। स्पेशल मैरिज, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजंस मिलते हैं। आप क्यों बहका रहे हैं? क्यों गलत बात कह रहे हैं? बता रहा हूँ, आपने बताया चाइल्ड मैरिज का, तो मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। डाइवोर्स में सेटलमेंट के क्लॉजेज है। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, आप डराने का काम क्यों करते हैं जनता को? सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं समझाने का काम करता हूं, तो आपको लगता है डराने का? डराते हो बीजेपी रही है, ईडी से, सीबीआई से, सबसे। या तो अंदर जाओ या हमारे पास आओ, दो ही स्लोगन चल रहा है आजकल, या सीबीआई, ईडी या बीजेपी। आपने गलत काम किया है क्या? काम कर रहे हैं, आपने गलत काम किया है क्या? ग्रास रूट लेवल ईडी से वही डरता है जिसने कोई गलत काम किया। टैक्स भरता हूँ। सुधांशु जी मेरे दोस्त है ना, 30 साल से बीजेपी के अंदर चप्पलें घस गई मोदी जी का प्रचार करते करते। उनको ना एमएलसी बनाया ना एमपी बनाया। अशोक चौहान आते ही सीधा एमपी, मिलिंद देवरा आते ही सीधा एमपी। अब वो तो नाराज घूम रहे हैं। अभी खेला हो सकता है आपका भी। पूरे महाराष्ट्र के अंदर बात चल रही है, आपने तो 30 साल इस्तेमाल किया। जवाब भी सुन लीजिए, आपकी पार्टी जवाब भी सुन लीजिए। जवाब क्या है? आपने सवाल क्यों करते हो? मुझे बताइए, चलिए जवाब। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है, मुझे तो सुधांशु जी की चिंता होती है। देखो हम लोग तो यहाँ रहेंगे, ये इतना विपक्ष के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती ऐसा है। लगेगा हम कि तो अपनी बीजेपी जगह का कमल आ रहेंगे। जाएगा पंजाब में। मुझे तो ये उम्मीद सुधांशु जी। है कि अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा, इसकी हर एक कुर्ते में हरियाली अगर ये अगली बार कर दे, एमएलसी दे, मुझे विचार से अच्छा रहेगा। कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे। मुझे लगता है कि इनको अगली बार एक्सेप्ट करना सुधांशु जी चाहिए। छोड़िए, अरे अब आइए, अरे हो गया भाई, एक मुसलमान नहीं मिला जिसको अरे उत्तर प्रदेश में भेज ज्यादा गड़बड़ सको। हो गया, ज्यादा क्यों नहीं भेजा आपने? अच्छा, 83% अच्छा, वोट लेने के बाद मुसलमानों के बाद अरे जावेद भाई, मैं दोनों से सवाल कर रहा हूँ, दोनों से सवाल। नहीं, इसके पहले हम नहीं, जावेद नहीं, जी को आप भेज चुके हैं जवाब भाई। सुन लीजिए, आप आप जवाब जवाब बताइए। भाई, रास्ता में सुनिए। भेज चुके हैं पहले। आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, की जनता जवाब सुनिए। करके दिखा दिया। अरे भाई, हमने जावेद जी को पहले भेजा है। अरे अभी उसके आपने बाद 6-7 दलित को को भेजा है, आपको एक भी नहीं उसके मिला पहले क्या? भी हमने बैकवर्ड भेजा था। कमाल की कहाँ बात भेज- कर रहे हैं आप। अच्छा, अरे आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको अरे सिर्फ आप वोट रटते चाहिए और हैं करना क्या? कुछ नहीं है। झगड़ा हो गया, पीडीए में झगड़ा हो गया। कोई झगड़ा नहीं, 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 आप अरे अब तो इनका ना हिस्सा ना इनका हिस्सा है, इनके लिए तो अनटचेबल है पॉलिटिकली। सुधांशु- इनके साथ सुधांशु तो जी। खुद गप्पर है, खुद लड़ते अपने बलबूते के ऊपर और जीतते हैं चुनाव। इस झगड़े में एम फैक्टर है भाई, इसलिए झगड़ा हो रहा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सी फैक्टर है इस झगड़े में। संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना अब मैं है, बताता जिसका आप मर्डर कर रहे हो रोज कत्लेआम हो रहा है। जनाब, इक्वालिटी नहीं, वारिस पठान के लिए अलग परमिशन है। कानून है, सुधांशु त्रिवेदी हो के लिए गया। अलग कानून है देश में। देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। उसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए। हम गए थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी,
कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा, इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। मोदी जी ने 2015 में जब आपने अपने टर्न में बोलिए, तरीका ठीक नहीं भाई, हर बात में आप डिस्टर्ब करने लगते हैं आप लोग। आपने अपने टर्न में बोलिए, मैं अपने शांति से बैठा रहता हूं सबके समय में। अब बताता हूं 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं असीम अकर साहब, सॉरी वारिस पठान साहब, ये बताइए मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी, आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो, इन्होंने मान लिया जब दादा भी पैदा नहीं हुए तभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 90 साल पुराना मैरिज एक्ट चाहिए, सुनिए, लेकिन दादा के समय की बात याद नहीं। 90 साल पुराना फिर लॉ क्यों चाहिए? 90 साल पुराना लॉ नहीं चाहिए ना, यूनिवर्सिटी तो याद नहीं है। मतलब इन्होंने मान, अरे 1870 में उसके गधे का नाम क्या था? उसके घोड़े का नाम क्या था? भैया वो गधे घोड़े आप क्या होते थे, हमारे यहाँ नहीं है भाई। अब बात हो रही 2024 की बात। चलिए अब जवाब सुन लीजिए, जवाब जरा सा अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है। अब मैं बताता हूँ, इनको कुछ नहीं पता है। 2024 एक जमाने में मैं बताना चाहता हूँ, 2024 क्यों बोल रहा हाँ, हूँ, बोलिए। पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने? हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। देखिए तरीका गलत है, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, झूठ है इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ये झूठ को मैं टोक रहा हूँ। भाई गलत बात है, आप बार बार हर बार बीच में डिस्टर्ब करते हैं, दर्शाता क्या आप? अरे आप 2024 की बात ही नहीं कर रहे हैं, 1890 में ले जा रहे हैं, 1990 में ले जा रहे हैं। अरे सुनिए, 2024 में आपने चुनाव 2014 में मांगा था, 10 साल हुए, 19 में मांगा था, 24 में मांगने जा रहे हैं। कुछ तो बताएंगे ना कि आपने क्या किया 10 साल में। 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं। आप ये दिक्कत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इतिहास में जीना चाहिए, प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रही है। इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? अबे कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? आप बताइए ना। और मैं बताता हूं 1890 नहीं, आज मैं बताता हूं 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था। कब इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बताता हूं आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में, भारत में बताइए, जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है। हमारे लिए अच्छा सच्चा देशभक्त मुसलमान है, आपके लिए अपराधी, आपके लिए इशरत जहां बेटी है, अफजल हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, आज जाकिर नायक चांद का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है। ये अंतर है हमारी सोच मुसलमानों की और आपकी सोच में। अच्छे बात का 1 लाख किसानों बस एक ही सवाल है। भैया पूछेंगे वो। आज चल भाई किसान का भी सुन लो। अरे भाई इनकी खुजली भी शांत कर देते हैं किसान। किसानों पे बोल दो, कुछ किसान धरने पे बैठा है, उसकी मौत हुई है, उसका बोल दो ना। एमएसपी गारंटी कब दोगे? वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है। आप 1000 साल पीछे चले जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है किसान आपके धरने पे बैठा है। इंडिया अलायंस पर 4 गुना कर्जा कर दिया आपने 10 साल में। इस बात का 1000 साल पहले से क्या संबंध है? नहीं अभी गाइए। क्या भैया इन्होंने मुसलमान का सवाल पूछा था, इन्होंने अब 50 आपके सवाल का जवाब दे दो। और आपने आपके सवाल का जवाब दूं? बताइए डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहां है दुनिया में? कहाँ है? सुनिए, ये बोलेंगे नंबर नहीं, नहीं, ये कहा। सुनो, ये बोलेंगे नंबर 2 पे है। अमेरिका भी हमसे अमेरिका पीछे की है। सीधी अरे अमेरिका भी हमसे पीछे है। तो डॉलर की वैल्यू क्या है आज की डेट में? डॉलर हमारे रुपए पे सवार बैठा है। ये पता नहीं कहां से खोज के लाते हैं। अरे डॉलर की वैल्यू रुपए के मुकाबले क्या, जरा बताइए जनता को क्या वैल्यू है डॉलर की? बताइए रुपए के सामने डॉलर की वैल्यू बताओ। ये डेट खोज रहे हैं पता नहीं कहां से। चले गए विदेश, वहां सेटल हो गए।